अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो इस रिवॉल्ट के हम देखते हैं कॉजेज़ क्या क्या हैं। सबसे पहला कॉज तो यही था कि डिसकंटेंट था, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट था, ग्रीवेंसेस थे, ब्रिटिश के ख़िलाफ़ ग्रीवेंसेस थे लोगों में, क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हार्श रूल्स यहाँ पे अप्लाई किए थे। अगर हम लैंड रेवेन्यूज़ देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस वो कलेक्ट करते थे लोगों से। फिर जो कॉलोनियल रूल जो उन्होंने जिस तरह से इम्प्लीमेंट किया था, तो काफ़ी ज़्यादा लोग जो उसमें अगेंस्ट हो गए, काफ़ी क्या सभी अगेंस्ट हो गए। तो इससे पहले हमने देखा पीजेंट्स का रिवॉल्ट, उससे पहले देखा हमने ट्राइबल्स का रिवॉल्ट, लेकिन वो काफ़ी छोटे मोटे स्केल पे हुए जो कि जल्दी ही सप्रेस हो जाते थे। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को सप्रेस करती थी। बट 1857 का जो रिवॉल्ट था वो काफ़ी बड़े लेवल पे देखा गया। तो अब वही हम देखते हैं कॉजेज़ क्या क्या है। तो पहला कॉज देखते हैं, इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया। तो पहला कॉज देखते हैं इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया में जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ थी, मतलब अगर इंडिया में कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसको ब्रिटिशर्स क्या काम करते थे, ब्रिटिश क्या काम करता था, वो उस पर टैक्स लगाते थे, बहुत ज़्यादा टैक्स लगाते थे। तो आते आते मार्केट में, जब वो मार्केट में पहुंचता था तो उस पर वो काफ़ी ज़्यादा महंगी हो जाती थी चीज़। अगर कोई चीज़ 10 रुपये में थी वो 70-80 में चीज़ होती थी। तो इंडियंस चाह कर भी वो बाई नहीं कर सकते। तो जब बाई नहीं कर सकते थे तो आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि उनकी जो चीज़ें बिकना कम हो गई। तो फिर जब बिकना कम हो गई तो बनाना कम हो गई। ठीक है, और बिकती क्या थी फिर वहाँ पे, ब्रिटिश के गुड्स बिकती थी, क्योंकि उन्होंने एक जेन्युइन टैक्स लगाया हुआ था और मतलब जो लोग इजीली खरीद सकते थे। तो वहाँ पे चला क्या, वहाँ चला ब्रिटिशर्स के गुड्स चले और इंडियन इंडस्ट्री जो है ख़त्म हो गई। तो ये डेलिबरेटली उन्होंने किया कि हम इस पर ज़्यादा टैक्स लगाएंगे ताकि हमारा ही गुड्स चले और इनका बैठ जाए। तो ये था एक रीज़न। और उसके बाद जो उन्होंने हार्श, मतलब लैंड रेवेन्यूज़ जो हमने पहले भी पढ़ा था ट्राइबल रिवॉल्ट में, पीजेंट रिवॉल्ट में, किस तरह से इन्होंने लैंड रेवेन्यूज़ वगैरह जो रूल्स रखे हुए थे, काफ़ी ज़्यादा वो टैक्स लेते थे लैंड से, जिसकी वजह से फार्मर्स जो हैं उन्होंने अपनी ज़मीनों से हाथ धो दिया और कुछ मनी लैंडर्स हैं उनकी भी ज़मीनें चले गई। तो इस तरह से जो है, या किसी और ब्रिटिशर्स ने किसी और को वो ज़मीन दे दी ताकि वो टैक्स दे पाए। ठीक है, कुछ बाकी मनी लैंडर्स या ज़मींदार को वो ज़मीन दे दी ताकि वो टैक्स उस पर दे, उस चक्कर में वो उनको दे दी, तो वो लैंडलेस हो गए। तो ये रीज़न थे। और दूसरी चीज़ ये भी थी कि 1857 का रिवॉल्ट क्यों हुआ, क्योंकि जो ये आर्मी थी, जो ये रिक्रूट करते थे आर्मीज़ वगैरह, उसमें ज़्यादातर पीजेंट्स होते थे क्योंकि पीजेंट जो थे उनके पास अब ज़मीनें नहीं रही, कुछ नहीं रही। तो फिर अब उनको खाना पीना था, मतलब घर में भी कुछ 4 पैसे लाने थे। तो उन्होंने फिर ज्वाइन की आर्मी, ब्रिटिश की आर्मी ज्वाइन की। लेकिन ज्वाइन करने के बाद भी कुछ सेंटिमेंट्स तो थे उनके भी पीजेंट्स के साथ, क्योंकि वो पीजेंट से ही उसी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। तो बेशक वो आर्मी में रिक्रूट हो गए, लेकिन जो उनके सेंटिमेंट्स थे वो थे। तो उस टाइम जो डलहौजी थे, तो वो उन्होंने जो काफ़ी जो ये लैंड रेवेन्यू वगैरह उन्होंने बिल्कुल ना वो लोगों को बिल्कुल ज़मीनों से, मतलब ज़मीनें छीन ली उनकी। तो एक हायर जो एक ऑफिसर थे, उन्होंने कहा डलहौजी को कि इस तरह से आप मत करो कि आप सारी जो ज़मीनें इनसे आप छीन रहे हो और साथ में इन्हीं पीजेंट्स को ही आप रिक्रूट कर रहे हो आर्मी में। ठीक है, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। और यही रीज़न बना कि बाद में जो 1857 में जो जितने भी ये थे इंडियन जो आर्मी थी, उन्होंने ही रिवॉल्ट किया अगेंस्ट ब्रिटिश के खिलाफ। ठीक है, और क्या रीज़न था कि इन्होंने बदलाव लाए जो इंडिया का जो लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे सती सिस्टम था। ठीक है, ये एक मतलब ठीक प्रैक्टिस नहीं थी, मतलब काफ़ी बुरी प्रैक्टिस थी ये, लेकिन उनके हिसाब से कि ये ठीक था। मतलब क्यों ब्रिटिशर्स ने इंटरफेयर किया हमारे ट्रेडिशनल या फिर हमारे कल्चर जो है, क्यों घुसे इसमें। तो इस चीज़ से भी मतलब उन्होंने रिवॉल्ट किया उसकी, मतलब खामखा क्यों ये टांग अड़ा रहे हैं हमारे लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, और 1770 से लेकर 1857 तक लगभग 10-12 फेमाइंस देखे गए। ठीक है, कहत साली देखी गई। मतलब इससे पहले भी फेमाइंस आते थे, इससे पहले भी मतलब इस तरह का मतलब होता था।
खाने पीने की तंगी होती थी, लेकिन एक मैनेजमेंट होता था कि मैनेज किया जाता था चीज़ों को जल्दी। और लेकिन जब इस ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पर में ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। जब फेमाइन आए तो मतलब क्योंकि उनको पड़ी नहीं थी, उनको पड़ी थी कि उनको इंडिगो प्लांट करना था, उनको उससे पैसा कमाना था। हर एंगल से उनका ये था कि बस पैसा यहाँ से कमाओ, चाहे मतलब ये बाढ़ में जाए, उनको वो नहीं था। तो इस वजह से फेमाइन आए, 10-12 फेमाइन। तो लोगों ने जब ये चीज़ देखी तो एक बिल्डअप होता गया, एक गुस्सा बिल्डअप होता गया, जो कि फिर बाद में 1857 रिवॉल्ट में फिर एक और रीज़न है कि रैशियल डिस्क्रिमिनेशन ऑफ नेटिव्स। तो ब्रिटिशर्स उन्होंने कभी भी इंडियंस को अपने बराबर का नहीं समझा। वो हमेशा समझते थे कि इनको कभी भी हम हायर पोस्ट पे तो देंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं देंगे। तो उल्टा उन्होंने क्या काम किया, अगर कोई पोस्ट पे था उनको वहाँ से निकाल दिया, ठीक है। चाहे वो कितना ही इंटेलिजेंट हो, चाहे वो कितना ही मतलब उसके काबिल हो, कैपेबल हो, वो बस उनको नहीं रखना था किसी इंडियन को किसी हायर पोस्ट पे, बस छोटी छोटी लेवल पे रखना था उनको। हो गया ये रीज़न। और रीज़न था कि इंडियंस में कहीं ना कहीं ये चीज़ आ गई थी कि ब्रिटिश जो है ये इसको भी हराया जा सकता है। वो क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये दो वॉर्स जो है हारी थी। ऐसा नहीं कि हर कोई वॉर ये जीती थी, 2 वॉर ये हारी थी। एक थी एंग्लो अफगान वॉर, ठीक है, एक दूसरी थी क्रीमियन वॉर। ये 2 वॉर जब ये हारी तो इंडियंस में एक इंस्पिरेशन मिली कि चलो मतलब ये तो मतलब ऐसा मतलब 100 साल से जो मतलब रूल किए जा रही थी वो कभी नहीं हारी, तो यहाँ पे ये हार जाती है। तो इंडियंस में एक इंस्पिरेशन आ जाती है कि इसको हराया जा सकता है, हम यहाँ से अंग्रेज़ों को भगा सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स होता था। जैसे किंग क्वीन होते थे, अगर उनकी कोई औलाद नहीं होती थी घर में, तो वो पहले क्या होता था, गोद लेते थे, क्योंकि आगे चलाना होता था उनको। तो लेकिन इन्होंने क्या काम किया, ब्रिटिशर्स ने काम किया कि आप गोद नहीं ले सकते। अगर आप गोद लोगे भी तो वो जो है वो आगे फ्यूचर किंग वगैरह नहीं बन सकता, ठीक है। तो ये चीज़ तो अगर आपने मूवी देखी होगी झांसी अफरानी मनी करने का, उसमें ये है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। उसी में है कि जब उन्होंने गोद लिया तो अंग्रेज़ों ने बिल्कुल ये नहीं माना कि नहीं आप गोद नहीं ले सकते हो बच्चे को, ये जो है ये मतलब ये इसका वारिस नहीं हो सकता। तो ये भी एक रीज़न था रिवॉल्ट का। अब हम आते हैं नेक्स्ट कि इमीडिएट काज क्या था, कि मतलब ऐसा क्या था कि मतलब जैसे अगले दिन ही 1857 रिवॉल्ट हुआ, ऐसा कौन सा काज था। ये कॉज ये था कि जो आर्मी थी, ठीक, जिसमें इंडियंस रिक्रूट किए गए थे, तो ये जो आर्मी थी ये यूज़ करती थी एनफील्ड राइफल, जिसमें जो कार्ट्रिज में जो यूज़ होती थी ग्रीस, वो बना होता था फ्रॉम पिग एंड काउ फैट से, ठीक है। अब उसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, तो ऐसा मतलब सिस्टम था कि पहले उसको मुंह से ऐसे कुछ काटना पड़ता था, फिर उसमें वो राइफल में डालना पड़ता था कार्ट्रिज। तो जब उनको पता चला कि इसका जो ये है ओपनिंग जब हम करते हैं, जब काटते हैं, मुँह से काटते हैं, वो उसकी जो ग्रीस है वो किसकी बनी है, वो बनी है पिग एंड काउ फैट की। तो मुस्लिम्स के लिए हराम है पोर्क, और हिंदू जो है वो काऊ को काफ़ी होली मानते हैं। तो एक फिर से वो हो गया कि उनके सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए, रिलीजियस सेंटिमेंट्स उनके हर्ट हो गए। तो फिर क्या हुआ कि और जो इंग्लिश जो थे ये ब्रिटिशर्स थे, ये जैसे सिपाही बोलते हैं, ये स्पॉय बोलते थे। इसलिए अगर आप देखोगे बुक में लिखा हुआ स्पॉय, SEPOY, सिपॉय। तो बेसिकली वो हाँ जैसे इंडियंस सिपाही बोलते थे तो वो इसको प्रोनाउंस करते सिपॉय, ठीक है। तो वो फिर इन्होंने, और इस 1857 को भी स्पॉय म्यूटिनी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, मंगल पांडे एक सिपाही था और उसने बिल्कुल मना कर दिया कि मैं नहीं ये ओपन करूँगा, ठीक है। तो जब उसने मना कर दिया तो जो उसके जो सीनियर्स थे जब उनको मना कर दिया, तो उन्होंने क्या काम कर दिया, उसको हैंग कर दिया, उसको फांसी दे दी। फिर जब बाकी उनके जो बाकी जो थे, उन्होंने जब देखा कि मतलब इतनी सी बात पे, मतलब ऐसा नहीं था कि कुछ बड़ी बात हो गई थी, मना करने पे ही इसको फांसी दे दी गई। तो ये चीज़ जो है वहीं से स्टार्ट हो गया। तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है रिवॉल्ट करना स्टार्ट, तो यहाँ से स्टार्ट होता है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो फिर 24 अप्रैल 1857 को क्या होता है, मीरठ में रिवॉल्ट होता है। और